हेलो एवरीवन। कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो, बिंदास हो? या आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? बताओ मुझे। अगर आपकी अच्छे से स्टडी चल रही है तो हमारे साथ भी जुड़ जाओ। और हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं कक्षा 6, 7, 8 और 9 के लिए, 9 और 10 के लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे ये सब चीज़ें मिलेगी। और यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब। चलिए तो करते हैं अपनी क्लास का आगाज। बैटरी अपनी क्लास इसकी ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसको वापस से चेंज किया है। हम पढ़ेंगे आज पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, इनको पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बारे में पढ़ना। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 12 वर्षीय रश्मिका एक सुबह उत्सुकता पूर्वक साइकिल चलाकर विद्यालय जा रही थी। वह बहुत उत्सुक थी क्योंकि उसके विज्ञान के शिक्षक से सुनिश्चित किया था कि उस दिन एक कालांश में हम सभी विद्यार्थियों को अपने कुछ रोचक अनुभवों को साझा करेंगे और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। रश्मिका का ध्यान प्राय इस बात पर था कि अपराह में विद्यालय से, यानी दोपहर में विद्यालय से लौटते समय नारियल के वृक्ष की छाया प्रातः काल की छाया की अपेक्षा छोटी होती थी। इस विषय पर विचार करने के पश्चात वह इस निर्णय पर पहुंची कि दिन के समय आकाश में सूर्य की स्थिति परिवर्तन होने से छाया के आमाप में परिवर्तन होता है। इसके साथ ही उसी कक्षा 6 मानव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे में पढ़ा हुआ तथ्य याद आया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी कहाँ घूमती है? सूर्य के चारों ओर। तो वह द्वंद्व में पड़ गई। अब वह संशय में थी कि आकाश में सूर्य विद्यमान है अथवा पृथ्वी। आकाश में सूर्य विद्यमान है अथवा पृथ्वी। अब वो भाई परेशान हो गई। चलिए, पृथ्वी का घूमना। तो पृथ्वी देखो, ये अपना सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर घूम रही है पृथ्वी। यहाँ पृथ्वी है और ये पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है ना? तो पृथ्वी का घूमना आइए समझते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपने किसी उद्यान में अथवा अपने विद्यालय में चक्रीय हिंडोले पर सवारी का आनंद लिया है? आइए हिंडोले की सवारी के लिए चलते हैं। एक चक्रीय हिंडोले पर बाहर की ओर मुख मुख करके बैठिए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चित्र 12.1 में दर्शाए अनुसार किसी व्यक्ति के हिंडोले के धीरे से वामावर्त दिशा में घुमाने के लिए कहिए। जब आप घूमते हुए हिंडोले में बैठे हुए हों तब आपने आसपास देखिए। क्या आपको आसपास की वस्तुएं घूमती हुई प्रतीत होती है? ये वस्तुएं किस दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती है? जब आप वामावर्त दिशा में घूमते हैं तो आपको अपने आसपास की वस्तुएं विपरीत दिशा में, यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हुई दिखाई प्रतीत होती है। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि हम इसके अंदर जैसे ही बैठते हैं और इसको उल्टा सीधा घुमाते हैं, है ना, इसको घुमाते हैं, तो हम खुद कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ठीक है ना? और हमें भी चक्कर आने लगता है।
वामावर्त दिशा में घूमते हिंडोले में बैठे हुए आप अपने सामने के किसी विशेष वृक्ष पर अपनी दृष्टि टिका दीजिए। आप अपने सामने के इस वृक्ष को किस दिशा में घूमते हुए पाते हैं? मानी ये खुद घूम रही है और वो वृक्ष भी घूमता हुआ दिखाई देगा। यहाँ यह प्रत्येक क्षण आपकी दृष्टि में बना रहता है ना? प्रत्येक क्षण तो नहीं बना रहेगा। वृक्ष आपके परित विपरीत और दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है। वामावर्त दिशा में घूमते हुए हिंडोले से देखने पर आपको वृक्ष आपके बाएं और निकट प्रकट प्रतीत होता है। दाएं और दृष्टि से ओझल होता हुआ प्रतीत होता है। आइए चक्रीय हिंडोले में सवारी करते समय सारे अवलोकनों का उपयोग करके विचार करें। हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य पूर्व दिशा में प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है। यह आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है और पश्चिम में ओझल हो जाता है। क्या यह इंगित करता है कि सूर्य आकाश में गतिमान है? अथवा यह भी हो सकता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही हो। सूर्य केवल घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है नहीं, घूमता नहीं, हो रहा है, क्योंकि घूम तो पृथ्वी रही है। वस्तुत सूर्य इसीलिए घूमता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि हम पृथ्वी को देखते हैं जो स्वतः घूर्णन कर रही है। पृथ्वी अपने स्थान पर किसी दिशा में घूम रही है। किस दिशा में घूम रही? आइए इससे समझते हैं और कुछ घूर्णन करती हुई वस्तुओं का स्मरण करते हैं। आपने लट्टू को अपनी धुरी पर घूमते हुए देखा होगा या देखा है। घूमते हुए पंखे को देखा है, घूमते हुए गेंद को भी आपने देखा है। यहां पर भी घूम रहे हैं, देखा ना? इसी प्रकार पृथ्वी भी अंतरिक्ष में अपनी धुरी पर घूमती है, घूर्णन करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से गुजरता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन पूर्ण करती है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, और ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। माने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव स्टेबल दिखते हैं ना। ये वाला पार्ट है ना, यूं घूमती रहती है। जब हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी वामावर्त दिशा में अर्थात पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूम रही होती है। और आइए इसे एक ग्लोब की सहायता से समझने का प्रयास करें। आप कक्षा 6 में पृथ्वी का निरूपण करने के लिए ग्लोब का उपयोग कर चुके हैं। उस समय आपने उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव और भूमध्य रेखा की पहचान की थी। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे में आपने यह सीखा था कि पृथ्वी का अक्ष उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरता है। पृथ्वी का निरूपण करने के लिए ग्लोब का उपयोग कीजिए और उस पर अपनी अवस्थिति अंकित करने हेतु एक छोटा स्टिकर लगाइए। पृथ्वी ध्रुव के ऊपर से देखते हुए ग्लोब को अपने उसके अक्ष के परित वामावर्त दिशा में घूर्णन धीरे धीरे घुमाइए। अवलोकन कीजिए कि अवस्थिति पृथ्वी के अक्ष के परित किस दिशा में घूर्णन करती है। एक चक्र पूरा करने के पश्चात अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। गहन चिंतन। घूर्णन किसी वस्तु की ऐसी गति है जिसमें उसके सभी भाग एक काल्पनिक रेखा के परित बोले तो चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूर्णन करते हैं।
क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। कुछ बात आ रही है समझ में? कुछ बात आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे यह बताओ। समझ आया ना बात? बिल्कुल। तो बातें तो आपके समझ में आनी ही चाहिए। काहे नहीं आएगी आपके बातें समझ में, जरा मुझे बताओ। भाई आपके प्रॉपर बातें समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं। घूर्णन हो रहा है, क्या हो रहा है, घूर्णन हो रहा है। चलिए, ग्लोब देख रही, स्टिकर लगा दिया और स्टिकर को देखा देखा जा रहा है यहां से। अब आइए आइए हम खोजें और समझें कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं। सूर्य को निरूपित करने हेतु एक टॉर्च लीजिए और क्रियाकलाप के आगे चरण को करने के लिए अपेक्षाकृत अंधेरे कमरे में जाइए। अब टॉर्च लगभग 1.5 मीटर दूरी पर रखे ग्लोब पर प्रकाश डालिए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आपने ध्यान दिया है कि ग्लोब का आधा भाग टॉर्च के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, जबकि आधे भाग में अंधेरा रहता है। आधे भाग में क्या रहता है, अंधेरा। ग्लोब के किस आधे भाग में प्रकाश पड़ता है, वह किस दिन का समय होता है। दूसरे आधे भाग में रात का समय होता है। भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम पूर्वी भाग में होता है, इसके पश्चात अन्य भागों में होता है। ग्लोब पर भारत के पूर्वी भाग को देखते हुए ग्लोब एक दिशा में घुमाइए और इसके पश्चात इसे विपरीत दिशा में घुमाइए। जब प्रकाश सर्वप्रथम भारत के पूर्वी भाग पर पड़ता है, तब घूर्णन की दिशा क्या होती है। जब ग्लोब उत्तर और दक्षिणी अक्ष के सापेक्ष सापेक्ष घूमता है तो प्रकाश सर्वप्रथम भारत के पूर्व भाग पर पड़ता है। अब ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर अपनी अवस्थिति का अवलोकन कीजिए। क्या यह दिन और रात के चक्कर से गुजरती है। सूर्योदय तभी होता है जब आपकी अवस्थिति प्रकाशमान क्षेत्र में आती है। सूर्यास्त तब होता है जब आपकी अवस्थिति अंधेरे में जाती है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण दिन रात का चक्र चलता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश वाले भाग में दिन होता है और दूसरे भाग में अंधेरा होता है। अब जरा इसे समझ लीजिए। सूर्य हमेशा ही अपनी जगह रहता है, वह घूमता नहीं है और इसका प्रकाश हमेशा आता रहता है, चारों तरफ फैलता रहता है इसका। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और अपने अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो जिधर जिधर ये घूमेगी उधर उधर मतलब प्रकाश तो इधर ही जाएगा ना, बाकी इधर वाले भाग में तो अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि प्रकाश इधर जाएगा ही नहीं, इधर प्रकाश इधर नहीं जाएगा। पृथ्वी गोल है, सेब जैसी है, तो इधर अंधेरा जाएगा नहीं। मतलब इधर उजाला जाएगा नहीं तो अंधेरा ही रहेगा। मतलब इसका आधा भाग हमेशा प्रकाशमान रहेगा और आधा भाग हमेशा क्या रहेगा, उजाले में रहेगा, अंधेरे में रहेगा। अब ये नहीं है कि आधा भाग हमेशा 100% रहेगा, हमेशा तो रहेगा आधा भाग, लेकिन वो घूर्णन करता रहेगा। तो पृथ्वी के आधे भाग पर ऑल टाइम हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा। ध्यान रहे, आधे भाग पर 50% पर। लेकिन पृथ्वी घूम रही है, इसीलिए एक बार तो अपने जिस क्षेत्र में अपन रहते हैं वहां दिन बनता है और 12 घंटे बाद रात बन जाती है। आधे भाग पर 100% उजाला रहता है, आधे भाग पर 100% क्या रहता है, अंधेरा रहता है। लेकिन ये बारी बारी से नंबर आता रहता है, बारी बारी से क्या आता रहता है, नंबर आता रहता है। ठीक है ना। मैं आप लगता है कि आप समझे नहीं मैं कह रहा हूं जो। ठीक है, आगे चलिए ये ध्रुव दिया हुआ है और यहां पर
एक कुछ क्या है ये, रोचक तथ्य की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य है। पाठ्य पुस्तक के एक पूर्वोत्तरी अध्याय समय और गति का मापन में आपने सीखा है कि कैसे गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक ने लोलक लोलक के एक महत्वपूर्ण गुण का पता लगाया। 17वीं शताब्दी में दूसरे वैज्ञानिक हाइगेंस ने उस गुण का उपयोग उपयोग समय मापने हेतु लोलक घड़ी बनाने के लिए किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक अन्य वैज्ञानिक लियोन फोको ने पहली बार पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शन हेतु एक लंबे लोलक का प्रयोग किया। इस लोलक को उनके सम्मान में फोको पेंडुलम के नाम से जाना जाता है। इसमें एक भारी गोलक एक लंबी डोरी के साथ किसी ऊंची छत से लटका होता है। किसी ऊंची छत से क्या होता है? लटका होता है। 22 मीटर की लंबाई वाला एक फोको पेंडुलम दिल्ली में भारत की नई संसद के संविधान सदन में छत रोशन हेतु लटकाया गया। यह भारत के विचार को ब्रह्मांड की विशालता के साथ एकीकृत करने का प्रतीक है। एकीकृत करने का क्या है? प्रतीक है। क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो क्या सूर्य की भांति सितारे भी आकाश में घूमते हुए प्रतीत होने चाहिए? हाँ बिल्कुल। पृथ्वी घूर्णन का तारों पर प्रभाव देखने हेतु चलिए। इसके साथ ही हम रात्रि में आकाश में तारों का ध्यान से देखते हैं। मार्च और मई के मध्य में किसी संध्या के आरंभ में कक्षा 6 विज्ञान पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे में अपनाई गई विधि का उपयोग करके साप्ताहिक बिग डिपर को यदि दिखाई दे तो ध्रुव तारा को भी पहचानिए। बिग डिपर मान जो सप्तऋषि तारा है, सप्तऋषि को बिग डिपर कहते हैं, है ना, उसको भी देखिए। अपने रात्रि आकाश के अवलोकन का स्थान और तिथि अंकित कीजिए और यह क्रियाकलाप एक ही रात्रि में किया जाना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे ध्रुव तारे के सापेक्ष आकाश में सप्तऋषि की स्थिति का आरेख बनाइए। और यदि आपको ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता है तो सप्तऋषि की दिशा में भूमि का किसी वृक्ष अथवा भवन की स्थिति के सापेक्ष सप्तऋषि स्थिति का आरेख बनाएं। अपने आरेख के साथ अपने अवलोकनों का अध्ययन का समय अंकित कीजिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। देखो स्टार्टिंग से शाम का, ये सुबह का ना, ये शाम के 7 बजे का है और हमारा घर यहाँ था, मैं यहाँ पे सो रहा था समझ लो उत्तर पूर्व में। तो जैसे जैसे मैं रात के 11 बजे तक पहुंचा तो भाई साहब यहाँ पहुंच गया था ये। फिर सुबह पहुंचा तो ये पूरे के पूरे इधर पहुंच गए, सप्तऋषि जो है इधर पहुंच गए। मतलब ये जो है ना सप्तऋषि पूरा का पूरा पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी वही पैटर्न है, ये इधर अंदर चला गया है। ठीक है, ये वाला पैटर्न आगे था, ये इधर की तरफ है 1 2 3 ये रहा, ये पैटर्न बदल रहा है। मानी पुणे में अवस्थित किसी विद्यार्थी द्वारा 1-2 अप्रैल के बीच की रात्रि को देखे गए सप्तऋषि का निरूपण आरेखीय दर्शाया गया है। 2 घंटे पश्चात सप्तऋषि पुनः अवलोकन कीजिए और क्या यह अपनी स्थिति से हट गया? पुनः इसकी स्थिति का आरेख बनाएं और समय अंकित कीजिए। उपरोक्त चरण 2 घंटे पश्चात पुनः दोहराएं और इस स्थिति पर आरेख बनाएं और समय अंकित कीजिए। उपरोक्त चरण को 2 घंटे पश्चात पुनः दोहराएं
क्या आप अवलोकन कर पाते हैं कि सप्तऋषि ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है? यदि आप ध्रुव तारे को नहीं भी देख पाते तो केवल अपने द्वारा निर्धारित वृक्ष अथवा भवन को सापेक्ष सप्तऋषि की गति पर ध्यान दीजिए। उत्तरी गोलार्ध से देखने पर पृथ्वी पर घूर्णन अक्ष ध्रुव तारे के बहुत निकट के बिंदुओं की ओर इंगित करता है। इसीलिए पृथ्वी के आकाश में ध्रुव तारा लगभग स्थिर प्रतीत होता है। सभी तारे इसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य की भांति चंद्रमा भी पूर्व दिशा की ओर ही उदित और पश्चिम दिशा की ओर अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रोचक तथ्य। खगोल फोटोग्राफर कैमरे के शटर को लंबे समय तक खोला और रखकर दीर्घ उद्भाषण छाया माने फोटोग्राफ लेते हैं। ऐसे छाया चित्र जो तारों की दृष्टि, गति और वृत्तों के चापों के रूप में अभिलिखित होती है, जिन्हें हम स्टार ट्रेल्स के नाम से भी जानते हैं। एक रोचक तथ्य और आ गया। आर्यभट्ट सहित प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने रात्रि आकाश में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों और तारों की दृष्टि गति का अवलोकन किया। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोलविद थे और उन्होंने सामान्य संवत 5वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टीय लिखा था। आर्यभट्टीय के गोलापद खंड के 9वें श्लोक में पृथ्वी के घूर्णन के तारों की दृष्टि गति का व्याख्या की गई है। जिस प्रकार आगे बढ़ती नाव में बैठा व्यक्ति स्थिर वस्तुओं को पीछे की ओर गति करता हुआ देखता है, इसी प्रकार लंका के लोगों को स्थिर तारे पश्चिम की ओर गतिमान दिखाई पड़ते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के परित एक घूर्णन में लगने वाले समय का अनुमान आधुनिक मात्रकों में लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड लगाया। यह मान वर्तमान में स्वीकृत मान में इतना निकट है कि देखकर विस्मय होता है। देखकर क्या होता है? विस्मय। मान पृथ्वी के घूमने का समय बिल्कुल एग्जैक्ट या 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड लगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ढूंढा उन्होंने। अब कुछ क्वेश्चन हुए कि शायद ही मैंने देखा है कि वर्ष के अलग अलग महीनों में सूर्यास्त के समय पूर्व में दिखने वाले तारे और तारामंडल बदलते रहते हैं। हाँ, शायद इसीलिए हमें कक्षा 6 में वर्तमान के कुछ निश्चित काल में ही कुछ तारों और तारामंडलों को देखने के लिए कहा गया। परंतु एक वर्ष की अवधि में रात्रि आकाश के उसी भाग में भिन्न भिन्न तारे क्यों दिखाई देते हैं? अब है पृथ्वी का परिक्रमण। भाई, पृथ्वी भी तो अपने अक्ष पे घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए, कक्षा 6 में हमने सीखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परित मानी चारों ओर घूर्णन करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती है। यह गति घूर्णन से भिन्न है और परिक्रमा किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु के चारों ओर एक बंद पथ पर गति होती है। कोई पिंड किसी अन्य पिंड के परित जिस पथ पर गमन करता है वह उसकी कक्षा कहलाती है।
यदि ऊपर से देखा जाए तो सूर्य के परित पृथ्वी की कक्षाएं लगभग स्थिराकार है, सॉरी वृत्ताकार है। कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय पृथ्वी से परे में दिए गए सौर परिवार के चित्र में कक्षा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई गई थी, क्योंकि यह वृत्त एक कक्षा का पार्श्वदर्शी था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 65 दिन 6 घंटे में पूरा कर लेती है। अब चलिए, पृथ्वी से देखने पर रात्रि आकाश परिवर्तित होता दृश्य यहां पर वो दिखाया गया है कि प्रत्येक संध्या को सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है और तारों से पूरी रात्रि आकाश दृष्टिगोचर हो जाती है। हम जानते हैं कि ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सतत परिक्रमा करती रहती है। इसीलिए जब हम भिन्न भिन्न दिशाओं में देखते हैं तो पूरे वर्ष सूर्यास्त के पश्चात रात्रि आकाश में दिखाई देने वाले तारे भी परिवर्तित होते हैं। यह परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण वर्ष भर रात्रि आकाश का दृश्य परिवर्तित होता रहता है, दूरियां और आमाप सहित अनुपात के अनुसार नहीं। रात्रि आकाश में तारों के पैटर्नों में होने वाले इन परिवर्तनों को आप भी अंकित कर पाएंगे यदि एक माह के बाद रात्रि आकाश का पुनः उसी समय अवलोकन करें जिस समय पर आज अवलोकन कर रहे हैं। रोचक तथ्य। पश्चिम भारत की तापी घाटी में भील और पावरा स्वदेशी समुदाय है जो आकाश में कुछ तारों के पैटर्न की उपस्थिति का मानसून की वर्षा के आगमन के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। पश्चिम भारत के अंदर है तापी घाटी में भील और पावरा स्वदेशी समुदाय है। पृथ्वी की ऋतुएं की बात करें तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सूर्य यहीं पे है। पृथ्वी जो साल में देखो मार्च में यहाँ रहती है, दिसंबर में अभी यहाँ है ना, यहाँ है, जनवरी चल रहा है तो अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा तो अलग पैटर्न दिखाई देगा, और जून में यहाँ रहेगा अलग पैटर्न दिखाई देगा, और यहाँ पे रहेगा तब अलग पैटर्न दिखाई देगा तारों का। पृथ्वी पर 3 ऋतुएं हैं, अपने भारत के अंदर तो 3 ऋतुएं हैं। मैंने ध्यान दिया कि प्रत्येक वर्ष में ऋतुएं एक निश्चित चक्रीय क्रम में ही आती हैं। यह किसी तरह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने से संबंधित है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष किसी कक्षा के सापेक्ष अभिलंबवत नहीं है, अपितु झुका हुआ है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय इसका झुकाव कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष के झुकाव और पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण यह भिन्न भिन्न ऋतुएं होती हैं। आइए हम पता करें कि ऋतुएं परिवर्तन कैसे होती हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है ना। जब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में होती है तब ग्रीष्म ऋतु रहती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है ना, किसमें, जून जुलाई में, ओके, उत्तरी गोलार्ध में। और जब उत्तरी गोलार्ध में रहती है तो मार्च के अंदर। और जब यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ भी उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर भी उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, सब यही की दिशा दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, शीत ऋतु रहेगी, और यहाँ पे कोई ऋतु नहीं है, मार्च सितंबर। जरा समझते हैं। जून माह में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से परे होता है।
देखा जा सकता है, चित्र में देखा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह के गोलाकार होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों की निश्चित दिशा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में एक छोटे क्षेत्र में फैली होती है, इसलिए इस क्षेत्र में गर्मी अधिक होती है। यहाँ तो देखो सूर्य, यहाँ पर भी सूर्य है, इधर भी सूर्य दिखाई देगा, इधर भी बहुत ज्यादा सूर्य दिखाई देगा, यहाँ पर भी सूर्य दिखा देता है। इधर इधर के भाग में इस टाइम पे क्या रहेगी, गर्म ऋतु रहेगी, है ना, और इधर रह जाएगी शीत ऋतु, इधर वाले भाग में उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव भाई साहब इधर इधर आ गया, अभी उत्तरी ध्रुव पे यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। अभी उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर आ गया, तो अभी सितंबर में थोड़ी नॉर्मल ठंड है। अभी उत्तरी ध्रुव में थोड़ी सी गर्मी रहती है, मार्च के महीने में स्टार्टिंग होती है गर्मी की। इसके अतिरिक्त उत्तरी गोलार्ध जून माह में 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः उत्तरी गोलार्ध द्वारा तीव्र सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक प्राप्त करने के कारण ग्रीष्म ऋतु होती है। दिसंबर माह में उत्तरी गोलार्ध में स्थित विपरीत होती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ शीत ऋतु होती है। ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ देखो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव है, इधर भी उत्तरी ध्रुव है। इधर उत्तरी ध्रुव में इधर छांव है, इधर वाले में छांव है। ये बोल रहा है कि इस गोलार्ध में सूर्य की किरणें की समान मात्रा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में फैले होने के कारण सूर्य अत्यधिक तीव्र होता है। छोटे क्षेत्र में यहाँ पे गर्मी पड़ती है। ठीक है ना, इसीलिए इस गोलार्ध में, इस वाले की बात कर रहा है, इस गोलार्ध में किरणों की समान मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र में फैली होने के कारण सूर्य का प्रकाश कम तीव्र होता है, मानी क्षेत्र ज्यादा रहता है, क्षेत्र ज्यादा, इधर क्षेत्र कम रहता है। इसके कारण यहाँ गर्मी पड़ती है और इधर क्षेत्र ज्यादा है तो कम गर्मी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं और दिनों की अवधि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में विपरीत होती है। यहाँ जून माह में शीतकाल और दिसंबर माह में ग्रीष्मकाल होता है। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न ऋतुओं के आगमन के प्राय दो गलत कारण दिए जाते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो सूर्य के समीप होता है। पृथ्वी की कक्षा अंडाकार होने के कारण सूर्य उसके केंद्र से थोड़ा हटकर होता है, अतः पृथ्वी देश भर में सूर्य से भिन्न भिन्न दूरियों पर होती है। तथापि दोनों अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में दूरी में अंतर अत्यंत कम होता है और पृथ्वी भिन्न भिन्न ऋतुओं के कारण होने के कारण नहीं है। भिन्न भिन्न ऋतु वास्तव में जनवरी माह में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। जनवरी माह में सूर्य के सबसे निकट होती है, तो धूप तो बहुत पड़ती है लेकिन सीधी नहीं पड़ती है। निकट तो होती है लेकिन सीधी नहीं पड़ती है, इसके कारण से यहाँ पे गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है। यह उत्तर अयनांत कहलाता है। यह उत्तर अयनांत कहलाता है। उत्तरायणांत या उत्तरायण कह सकते हैं, इसे उत्तरायण कहते हैं। और यह उत्तरायण के बाद दिन की अवधि घटने लगती है, जबकि रात्रि की अवधि बढ़ने लगती है। इस गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात, और रात 22 दिसंबर के आसपास होती है, जिसे दक्षिण अयनांत मतलब उत्तरायण, दक्षिणायन
यहाँ उत्तरायण था, यहाँ दक्षिणायन हो जाएगा, कहलाता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर के आसपास के दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। 23 तो मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन दिनों कम बसंत विश्व और हेमंत विश्व कहा जाता है। इसे बसंत और हेमंत विश्व कहा जाता है। रोचक तथ्य है कि उत्तरी ध्रुव पर विषुवत दिवस 21 मार्च को सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और सतत 6 माह तक आकाश में बना रहता है। 22 सितंबर को सूर्य अस्त हो जाता है और दक्षिण ध्रुव पर इसके विपरीत व्यवहार परिलक्षित होता है। इस ध्रुवीय देशों पर यानी होता है, इस प्रकार ध्रुवीय देशों पर सतत 6 माह तक सूर्य चमकता है और इसके बाद आगामी 6 माह तक वहां अंधकार छाया रहता है। मन 6 माह तो वहां क्या रहती है, रात रहती है और 6 माह दिन रहता है ध्रुवों पर। उत्तरी ध्रुव देख लो चाहे दक्षिण ध्रुव देख लो। विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे सूर्य प्रकाश रहता है और 12 घंटे अंधकार। विषुवत रेखा पे ही हम, और महीने में विषुवत रेखा पर पड़ने वाले सूर्य की किरणें तीव्रता में बहुत कम अंतर होता है। अतः भारत में दक्षिणी राज्य विषुवत रेखा के निकट, वहां ऋतु परिवर्तन के प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं होते। अन्य प्रभाव जैसे स्थानीय भूगोल अभिलक्षण, समुद्रों सागरों से निकट भी इन दोनों गोलार्धों में देखे गए हैं, व्यापक पर्यटनों से प्रभावित होते हैं, जैसा कि आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है। ग्रहण। अब ग्रहण क्यों लगता है? सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, लगता क्यों है? दिन और रात का चक्र, ऋतु, पृथ्वी पर जीवन, बहुत कुछ सूर्य पर निर्भर करता है। क्या पृथ्वी पर सूर्य के बीच परिक्रमा करने वाले 2 ग्रहों द्वारा सूर्य से आने वाले प्रकाश अवरुद्ध किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसे कभी चंद्रमा रोक लेता है तो ग्रहण लग जाता है, उसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है ना। अब आगे देख, सूर्य की तुलना में बुध और शुक्र ग्रह अत्यंत लघु आकार के दिखने के कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने से कभी भी पूर्णतया नहीं रोक पाते। अपितु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा ऐसा कर सकता है। याद कीजिए कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर वैसे ही घूमता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। सूर्य ग्रहण एक निश्चित समय पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, माने सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, मतलब एक निश्चित समय है कि यहाँ पे तो सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ चंद्रमा। अब जब हम यहाँ से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का कुछ हिस्सा अपने को दिखाई नहीं देता है। सूर्य का कुछ हिस्सा अपने को दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि अपने को ये तो दिन में ये तो दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि ये आ जाता है आगे। ये तो दिखाई देगा ही नहीं दिन के समय में, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा दिन के समय में होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा रात के समय में होता है, दिन में होता नहीं है वो। तो दिन के समय में ये दिखेगा नहीं, ये नहीं दिखेगा तो इसका कुछ भाग आगे आ जाता है, तो यहाँ से कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है, उसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। और जो चंद्र ग्रहण होता है तो यहाँ होता है सूर्य, यहाँ होता है पृथ्वी, यहाँ होता है चंद्रमा। तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसको पृथ्वी रोक लेती है और चंद्रमा को कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है इसके कारण, क्योंकि छाया पड़ जाती है उस पर, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। कि यहाँ सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने से रोक देता है, यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। संभवतः आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा तो सूर्य से बहुत छोटा है, फिर यह प्रकाश में चमकते सूर्य के प्रकाश को
हम तक पहुंचने से कैसे अवरुद्ध कर देता है? आइए अन्वेषण करते हैं। अपने मित्र को अपने सामने लगभग 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होने के लिए कहिए। उसे सिर को उसके सिर को हम सूर्य मान लेते हैं। अब अपनी एक आंख बंद कीजिए और मित्र की ओर अपनी आंख का अंगूठा, अपने हाथ का अंगूठा कीजिए। दर्शाया गया है क्या आप अपने मित्र के पूरे सिर को अपने अंगूठे से ढक सकते हैं? आप अपने अंगूठे से अपने मित्र के पूरे सिर को ढक सकते हैं, जबकि जबकि आपका अंगूठा आपके मित्र के सिर के वास्तविक आकार से बहुत छोटा है, इसीलिए ऐसा होता है। आपकी आंख द्वारा देखा गया किसी वस्तु का आमाप आभासी आमाप कहते हैं उसे, जिसे हम क्या कहते हैं? आभासी आमाप। यह इसके वास्तविक भौतिक आमाप और आपसे इसकी दूरी दोनों के ऊपर निर्भर करता है। आपने क्रियाकलाप 12.12 में देखा कि अंगूठे तथा मित्र के सिर का आभासी आमाप समान हो गया, क्योंकि आपका अंगूठा आपके मित्र की तुलना में आपके बहुत निकट है। पृथ्वी से देखने पर आकाश में चंद्रमा और सूर्य के आभासी आमाप एक जैसे होते हैं। चंद्रमा का आमाप सूर्य से बहुत छोटा होते हुए भी ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा बहुत निकट है। इसीलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा पूरे सूर्य को ढकता हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि बुध और शुक्र आमाप में चंद्रमा की अपेक्षा बहुत बड़े हैं, परंतु वे चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं। कहाँ हैं? बहुत दूरी पर हैं। अतः इनके पास आमाप सूर्य की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, जब शुक्र सूर्य और पृथ्वी के बीच गमन करता है तो यह सूर्य के चमकदार पृष्ठ के सामने से गुजरते हुए एक सूक्ष्म काले धब्बे की भांति दिखाई पड़ता है। यह एक दुर्बल घटना है जिसे शुक्र ग्रह का पारगमन कहा जाता है। शुक्र ग्रह का क्या कहा जाता है? पारगमन कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति की क्रम व्यवस्था दर्शाई गई है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी के एक छोटे भाग पर पड़ती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस क्षेत्र में पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। यहाँ से सूर्य का कोई भी भाग दिखाई नहीं देता। इस प्रेक्षण को पूर्ण सूर्य ग्रहण अवलोकन करेंगे, या पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कहेंगे। ठीक है। अब यहां से देखिए, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ है सूर्य, और ये पृथ्वी का एक पर्टिकुलर हिस्सा है। ये बाकी हिस्से के अंदर देखो सूर्य दिखाई देगा, ठीक है ना, लेकिन इस हिस्से के अंदर सूर्य यहाँ बैठा हूं या इस हिस्से के अंदर में बिल्कुल भी सूर्य दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस पर ये जो पृथ्वी की चंद्रमा की छाया पड़ रही है, तो हम इसको सूर्य को देख ही नहीं पाएंगे इस हिस्से में। अगर मैं हूं तो, अगर इस हिस्से में मैं हूं तो अच्छे से इधर से देख पा लूंगा, इस हिस्से में मैं हूं तो अच्छे से इधर से देख पा लूंगा, लेकिन इधर के क्षेत्र में से मैं इसको नहीं देख पाऊंगा। अब यहां से देखो पूरा दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक काला सा धब्बा आ गया, पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण का मतलब है पूरी तरीके से चंद्रमा आ गया है इसके आगे, आ चुका है, चंद्रमा आ गया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी के दर्शाए गए क्षेत्र में कुछ मिनटों के लिए दिन में ही अंधेरा छा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश नाम मात्र भी नहीं पहुंचता।
पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा की अपनी कक्षा में गति के कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर स्थान का परिवर्तन है। अतः सूर्य ग्रहण केवल कुछ मिनटों के लिए दिखाई दे पड़ता है, जैसा कि सूर्य के सामने से हटने लगता है। हमें आंशिक सूर्य ग्रहण दिखता है और दिन का प्रकाश लौटने लगता है। सूर्य ग्रहण के अवलोकन की सुरक्षित विधि, ठीक है, सूर्य के अवलोकन की सुरक्षित विधि क्या है? सूर्य ग्रहण के समय हो सकता है कि आपका मन सीधे इस घटना को देखने का करे। आपको लगे कि सूर्य का प्रकाश इतना अधिक तीव्र नहीं होगा कि आपकी आंख को हानि पहुंचा सके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य ग्रहण के दौरान भी सूर्य का प्रकाश इतना ही तीव्र है कि आंखों को क्षति पहुंचा सकता है, अंधेरेपन का भी कारण बन सकता है। अतः सूर्य ग्रहण को सीधे देखने से बचना चाहिए। धूप का चश्मा, द्विनेत्री दूरबीन या दूरदर्शी का उपयोग करके भी इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखना चाहिए। प्राय कृत्रिम नभोमंडल मान खगोलीय क्लब जैसे खगोलिकी संगठन सूर्य ग्रहण के समय अनेक अवलोकन हेतु विशेष सत्र आयोजित करते हैं और इस प्रकार के सत्रों के लिए सहभागिता सूर्य ग्रहण अवलोकन की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इस सत्र के आयोजक न केवल सूर्य को अवलोकित करते हैं, अवलोकन हेतु विशिष्टीकृत नेत्र सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, अपितु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक व्याख्या भी क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। 11.5 की भांति इस क्रियाकलाप को भी आप अपने शिक्षक के साथ द्वारा ही स्थापित किया जाना चाहिए। सूर्य के प्रतिबिंब को दीवार पर अपेक्षाकृत अपेक्षित करने के लिए एक दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। तथापि सूर्य ग्रहण की पूरी घटना के दौरान इसे सही कोण पर बनाए रखना एक कठिन कार्य हो सकता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए दर्पण को किसी चल आधार पर विस्थापित कीजिए। एक खगोली गेंद लीजिए जिसमें एक छोटा छिद्र हो। इसे स्थिर रखने के लिए आधा रेत से भरिए। इस पर एक छोटा सा दर्पण जैसा कढ़ाई के डिजाइनों में लगने के काम आता है लगाएं। गेंद को एक वृत्ताकार वलय जैसी आसंजक टेप के साथ के वलय पर टिकाएं ताकि इसे सरलता से चारों ओर घुमाया जा सके। इसे इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सूर्य का प्रतिबिंब किसी दीवार या पर्दे पर बने। इस व्यवस्था को दर्शाया गया जिसमें दर्पण को एक हरे रंग की गेंद पर लगाया गया। इस क्रियाकलाप को पूरी तरह शिक्षक के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि परावर्तित प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से किसी की आंख पर ना पड़े। प्राचीन काल से ही लोग सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का अवलोकन और अभिलेखन करते आए हैं। जब इन ग्रहणों के कारण ज्ञात नहीं थे तब लोग इन घटनाओं के समय भयभीत हो जाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य जो कि पृथ्वी पर ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है, इसकी किरणों को यदि कोई अल्पकाल के लिए अवरुद्ध करे तो यह उन लोगों के लिए कितनी बड़ी चिंता का कारण रहा होगा। विश्व के विभिन्न भागों में सूर्य ग्रहण के साथ अनेक अंधविश्वास जुड़ गए हैं।
उदाहरण के लिए माना जाने लगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने, खाना पकाने, घर से बाहर जाने जैसी गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए। किंतु अब यह हम जान गए हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। हमें इन परिघटनाओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें सूर्य को सीधा देखने से बचना चाहिए। अब वैज्ञानिक संपूर्ण विश्व में यहाँ से भी ग्रहण का अवलोकन किया जा रहा है। वहाँ उनके अध्ययन के लिए जाते हैं। ग्रहण उन्हें ऐसी परिघटनाओं के अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं जिसका वे अवलोकन अन्यथा नहीं किया जा सकता। रोचक तथ्य। संस्कृत एवं अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में जिस परिघटना को ग्रहण कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में उसे इलिप्स कहा जाता है। कई प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री ग्रंथों में ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए गणनाएं दी गई हैं और सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक संदर्भित ग्रंथ सूर्य सिद्धांत है, जो शास्त्रीय संस्कृत काव्य परंपरा में छंदबद्ध श्लोकों के रूप में लिखा गया है। अब आ गया चंद्र ग्रहण। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है, माने पृथ्वी रोक देती है। यह परिघटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। और चंद्र ग्रहण के दिन हम पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पूरे पटल पर पड़ते हुए देखते हैं। चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति की क्रम व्यवस्था दर्शाता है। अब यह पृथ्वी की कक्षा, यह पृथ्वी अपनी, और यहाँ से प्रकाश आएगा तो ये रोक लेगी। अब चंद्रमा तो इतना चिन्ना सा है, यहाँ तक जाती है, कुछ समय के लिए ब्लॉक ही कर देता है, पूरी रोशनी को इस पर गिरने ही नहीं देती है। जब चंद्रमा पूर्णतः पृथ्वी की छाया में होता है तो यह परिघटना पूर्ण चंद्रग्रहण कहलाती है। चंद्रमा का चमकता पटल गहरे लाल रंग का दिखाई देने लगता है। जब तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया से बाहर नहीं निकलता, यह ऐसा ही बना रहता है। जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की छाया में होता है तो शेष भाग दिखाई देने लगता है। इसे आंशिक चंद्रग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के विपरीत चंद्रमा को पूर्ण चंद्रग्रहण के समय भी हम बिना किसी आंशिक उपकरण के सुरक्षित ढंग से देख सकते हैं। स्टेलेरियम ऐप एक निःशुल्क कंप्यूटर रूपांतरण है। इसका उपयोग करके आप निकट भविष्य के ऐसे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अवस्थिति से देखे जा सकते हैं। रोचक तथ्य। कोडाई कनाल सौर वेधशाला दक्षिण भारत की सुंदर पालनी पर्वत पहाड़ियों में अवस्थित है और इसकी स्थापना सामान्यतः संवत 1899 में की गई थी और 100 वर्ष से अधिक समय में यह सूर्य अधिक जानकारी और आंकड़े प्रदान कर रही है। सूर्य संबंधित अधिक आंकड़े प्रदान कर रही है और इसका संचालन बेंगलुरु के भारतीय खगोलिकी संस्थान IIA द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिक जी से परिचय लेते हैं। हमारे एक वैज्ञानिक और आ गए कि M.K. वेणु बप्पू आधुनिक भारत के खगोलिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। M.K. वेणु बप्पू, इन्होंने भारत में अनेक यंत्रों और दूरदर्शकों जैसे नैनीताल, उत्तराखंड के निकट मनोरा शिखर पर एक केवलूर तमिलनाडु में दूरदर्शकों की स्थापना के प्रयासों का नेतृत्व किया। केवलूर की वेधशाला का नाम उनके नाम पर रखा गया। उन्होंने मुख्यतः तारों पर कार्य किया और एक धूमकेतु की भी खोज की। उन्होंने सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों की यात्रा की।
अब इसमें कुछ संक्षेप में है, आप लोग इसे आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं है और काफ़ी समय का ये लंबा चैप्टर हो चुका है, लगभग 1 घंटे का होने को है। चलिए 10 मिनट और सही। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूर्ण कर लेती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य और चंद्रमा तारों की गति करते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और एक परिक्रमण काल पूरा करने में लगभग 1 साल का समय लेती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष लंबवत नहीं है, अपितु झुका हुआ है 23.5 डिग्री। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के झुकाव और इसकी गोल आकृति के कारण होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर पहुंचने से रोक देती है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी और आज ये इसका अंतिम चैप्टर था, तो आप हमें सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैथ, साइंस और सोशल साइंस हम आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ में इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश के जो लेक्चर हैं वो भी हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।